नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को बरी कर दिया है। एजेंसियां कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई। फैसला आने के बाद से सियासत हाई है। 2 सवाल जो निकलकर सामने आए हैं। पहला है कि ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों के आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा। दूसरा सवाल है, जिन्हें जांच एजेंसियों ने आरोपी बनाया, उन्हें दी गई प्रताड़ना पर जवाब कौन देगा। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। फैसला है, इंसाफ नहीं है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आज एनआईए के कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के मुंह पर चढ़ दिया है। जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर 17 साल तक अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद सियासत ने भगवा आतंकवाद में सांस फूंक दी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। 17 सालों तक अदालत में चले इस मामले में 3 जांच एजेंसियां बदली, 4 जज बदले, 40 गवाह अपने बयान से पलटे। वहीं सुनवाई के दौरान 25 गवाहों की मौत हो गई, 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 10,840 दस्तावेज पेश हुए। कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अपमान सहन किया। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी और हमें आतंकवादी बना दिया गया। 17 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। भगवा को कलंकित किया गया। फैसले से खुशी हुई, आपने मेरे दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है। हिंदुत्व की विजय हुई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर की बहन ने खुशी जताई। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है, उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां, जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे पक्ष में न्याय, जो डिसीजन आया है, वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी हिंदू, सभी पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है,
उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। हाँ, फैसला हमने देखा बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो हो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी। तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। दरअसल मालेगांव धमाकों के बाद पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द को सुर्खियां मिली। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और फिर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया और इसके बाद से कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था, पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था और पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। अब मालेगांव केस में जब कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है तो सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। कोर्ट के फैसले से जहां 17 साल से अंधेरे में जी रहे 7 आरोपियों की जिंदगी में अब रोशनी आई है, लेकिन वहीं एक सवाल भी उठता है कि ब्लास्ट किया किसने? बहरहाल इस केस के पीड़ित फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एमपी और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं और ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। मुरैना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, देवास, शिवपुरी से लेकर सूरजपुर में बारिश ने कहर बरपा दिया है। कई बार लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है तो कहीं पर मूसलाधार बारिश से कई घर जमींदोज हो गए हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दैया परी रे भैया, हा दैया परी रे भैया, ओ कैसे होते गुजारो रे, और कैसे पले परिवार जो ये सो परो बस कारो रे। बाढ़ के कहर से परेशान ये दोनों शख्स गाना गाकर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। दरअसल लगातार मूसलाधार बारिश ने इनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे परेशान दोनों शख्स ने अपनी व्यथा को गाना गाकर सुनाया है। और हमने न जानी परसों इतनो पानी जाए आ गई बाढ़, हमने न जानी परसों इतनो पानी जाए आ गई बाढ़। और धान मक्का सब डूबे के मर गई, धान मक्का सब डूबे के मर गई, को दैयो सहारो रे, अब कैसे पले परिवार जो ये सो परो बस। तस्वीरें अशोकनगर के निडर गांव की हैं। मुरैना में भी चंबल नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंबल नदी का जल स्तर 138 मीटर पर पहुंच गया है।
वही बात राजघाट की करें तो यहाँ पर नदी का जल स्तर 142.55 मीटर तक दर्ज किया गया, यानी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात है। प्रशासन प्रभावित गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 5 गर्भवती महिलाओं समेत 15 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। साथ ही जिला प्रशासन ने जिले में कुल 60 सेफ हाउस भी बनाए हैं। बाढ़ बीच में उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है। हम पहली तरफ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। जाने को कोई हमारे पास साधन नहीं है और साधन की व्यवस्था नहीं है। अभी तक आपके वहाँ कौन कौन अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं? अभी तक थाने प्रभारी टीआई साहब आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि आप बाहर निकल के आ जाओ। सही है, चंबल खतरे के निशान पर है और कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई करजोनी ग्राम में कुछ महिलाएं गर्भवती है और इनको परेशानी हो रही है, इनको इस पार निकालना है। तो बोर्ड को और जो टीम हमारी मुरैना से आई हुई थी उसको जो है 5-7 लोगों को भेजा और वहाँ भेज करके 5 गर्भवती महिलाओं को एवं उनके परिजनों को वहाँ से निकलवा करके सेफ हाउस में उनको भर्ती कराया गया और सेफ हाउस में रखा गया। जबलपुर में भी कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बात जबलपुर के बरगी विधानसभा की करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत मुहास में लोग पानी में घुसकर अपने कामों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बड़े तो बड़े बच्चों को भी इन्हीं दुश्वारियों से गुजरकर स्कूल जाना पड़ रहा है। अब हम आपको बारिश और बाढ़ से मची तबाही की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां लगातार बारिश की वजह से घर की दीवार गिर गई और एक महिला उसके मलबे में दबकर घायल हो गई। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां भारी बारिश की वजह से एक मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। अब तक ग्वालियर में 20 से ज्यादा मकान गिर चुके हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और तीसरी तस्वीर शिवपुरी की है, जहां के जाफरपुर गांव में लगातार बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसमें पति पत्नी और बच्चा मलबे में दब गए। परिवार के तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि इस बीच मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जैसे तैसे तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर देवास और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित काकेड़ी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया। पीपल नेरिया और छीपानेर गांव की सहूलियत के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। पहले तो ये पुल कई सालों तक अधूरा रहा। काफी शिकायत के बाद करोड़ों की लागत से पुल तो बना दिया गया, लेकिन इसकी ऊंचाई कम कर दी गई, जिसकी वजह से नदी थोड़ी उफान पर आई तो ये पुल डूब गया। नतीजा ये हुआ कि अब यहाँ से आने जाने वाले लोग नाव और रस्सी के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये कि जो है देहरुदा तहसील जिले की देहरुदा के जो शिपानेर के पास गांव है नदी के ऊपर और जो देवास जिले को जोड़ते हैं, उसमें बहुत दिन से ब्रिज बन रहा है, लेकिन इसका काम अभी भी अधूरा है। इसके जो ठेकेदार हैं और जो विभागीय अधिकारी उनको हमने पिछले बार भी 2-3 बार उनको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक वो बन नहीं सका। इस कारण से लोगों को असुविधा हो रही है। फिर हम जो है उनसे एक निवेदन करेंगे कि जल्दी इसका काम पूरा कराएं और जनता को असुविधा न हो। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का भी हाल मध्य प्रदेश के जिलों की तरह ही है। यहाँ भी मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तस्वीरें भटगांव विधानसभा के बस्कर पंचायत की है, जहाँ जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। छुइया नाला में पुलिया निर्माण के लिए ग्रामीण कई सालों से मांग कर रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा का क्षेत्र होने के बावजूद उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। बहरहाल एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। लोगों के बाढ़ और बारिश की वजह से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं कहीं लोगों के जान पर बन आई है। अब जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पीड़ितों की मदद करे और ज्यादा से ज्यादा सेफ हाउस तैयार करे, ताकि मुश्किल दिनों में बाढ़ प्रभावित लोग वहां पर अपना जीवन बेखौफ गुजार सके
और स्थिति सामान्य होने तक उनको अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। एनडीटीवी के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी और छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग लाख दावे कर ले, लेकिन वास्तविक स्थिति उसके दावों से उलट है। कई शहरों में स्कूलों की इमारत जर्जर है, इसके बावजूद बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति एमपी के अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के कांकेर में देखने को मिली है, जहां पे जर्जर स्कूल बिल्डिंग में स्टूडेंट्स जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ के पोर्ट गांव में हैं। दरअसल यहाँ पहुंचना बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि कांकेर जिले में शिक्षा का हाल बुरा है। गुजरात में देखा कि किस तरह से छत का मलबा गिरने के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, और यही स्थिति है कांकेर में भी कि कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में। सबसे पहले आप इस ओर देखिएगा, ये स्कूल का मूल भवन है। 1997 में इसे बनाया गया था, लेकिन अब ये स्कूल की स्थिति ये है कि यहाँ बैठने योग्य नहीं है, पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। मलबे गिर रहे हैं, अब बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए सोचा क्यों ना इसे अतिरिक्त कक्ष ही दिया जाए। और ये सामने जो आप देख रहे होंगे, ये प्राथमिक शाला पटेल पारा लिखा हुआ, ये अतिरिक्त कक्ष है। और इस अतिरिक्त कक्ष की जो ऊपर की छत है, उसे आप देखिए, आपको भी थोड़ी शर्म आएगी कि शिक्षा का हाल कितना बुरा है, और इसे झिल्ली के ढकाया गया है। और अतिरिक्त कक्ष के भीतर जब आप घुसेंगे तो वो जो तस्वीर है वो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है, हैरान करने वाली तस्वीर। और उसके नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आइएगा। ये स्कूल का अतिरिक्त भवन है। लगभग यहाँ पर 2 कक्षाएं हैं, और इन कक्षाओं की स्थिति आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 1 से 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। ये बच्चे यहाँ पर आते हैं, रोजाना पढ़ाई करते हैं, अपने शिक्षा करते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन जरा इस छत को देखिए, इस छत की स्थिति देखिए। ये छत है जो है उससे छड़ें बाहर आ गई हैं, मलबे धीरे धीरे अब गिरते जा रहे हैं। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे की ओर इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सीपेज भी आ रहा है। छत के जो है पूरी छड़ आपको नजर आ रही होगी। देखा आपने तस्वीरें कांकेर से 100 किलोमीटर दूर बसे पोड़ गांव पटेल पारा की हैं, जहां के प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग इस कदर जर्जर हो गई है कि उसकी छत में लगे छड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल का निर्माण 2010 में करवाया गया। महज 1 दशक में ही स्कूल का ये हाल भ्रष्टाचार से बनी बिल्डिंग की कहानी को बयां कर रहा है। हालात ये है कि स्कूल की छत में दरारें और उसमें से बारिश का पानी आए दिन टपकता रहता है। हालांकि स्कूल के शिक्षकों ने जब इसकी शिकायत की तो प्रशासन ने अपनी खाना पूर्ति कर दी। छत के ऊपर त्रिपाल लगा दी गई। बहरहाल अब बारिश के पानी से ननिहालों को निजात तो मिल गई, लेकिन अभी भी ये जान जोखिम में डालकर छत के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। जिम्मेदारों ने जब इनकी मांग को अनसुना किया तो यहाँ के ग्रामीणों ने एक चौपाल लगाई और 15 दिन में चंदा जुटाकर पंचायत को 70,000 रुपए में भवन निर्माण के लिए दे दिया, और सभी ग्रामीणों ने श्रमदान कर भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया। ये तो रही छत्तीसगढ़ के कांकेर के प्राथमिक स्कूल की बात। अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर के स्कूल का हाल भी हमारे संवाददाता से सुन लीजिए। प्राथमिक विद्यालय का भवन डिसमेंटल करने के आदेश के बाद उसे तोड़ दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई। मजबूरन यहाँ की जो प्राध्यापिका रही हैं और शिक्षक रहे हैं, वह एक घर में बच्चों की कक्षाएं संचालित करवा रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि इन रास्तों से होकर बच्चों का स्कूल आना होता है, और जिस भवन में बच्चों का विद्यालय संचालित हो रहा है, कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वह भी हम आपको दिखा दें। यह एक सीट का एक मकान है जहां पर बच्चों की शिक्षा अध्ययन की जा रही है। अनूपपुर में स्कूलों की जर्जर इमारतों को गिराने का कलेक्टर ने आदेश तो दे दिया, लेकिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तस्वीरें पुष्पराजगढ़ संकुल के लखोरा गांव के बटोला प्राथमिक स्कूल की हैं, जहां के स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। प्रशासन ने इसे खुद ही डिसमेंटल कर दिया है, लेकिन यहाँ के ननिहालों के पढ़ाई करने की उचित व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके दर्द को पेरेंट्स से लेकर ये ननिहाल कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं। अब स्कूल बने अच्छा है, फिर लड़का हियाँ तहाँ पढ़ाती खाए जाती तहाँ फिर जाती सब। तो क्या होना चाहिए बच्चों के लिए सुविधा? अब स्कूल बने, कब के टूटे स्कूल। आप लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? मैम कहाँ? क्यों? या टूट गया बिल्डिंग।
तो क्या समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, जैसे जब पानी को फिर जाते हैं। आप लोग अभी कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मैम के यहाँ। क्यों? स्कूल का बिल्डिंग टूट गया है। तो आप लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जगह नहीं मिलता, हाँ, खाना खाने दूर कहाँ कोई के यहाँ जाना पड़ता है। हाँ। पानी गिरता है तो पानी गिरता है तो यहाँ भर जाते तो हम लोग भीग जाते हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? मैम के यहाँ। क्यों? बिल्डिंग टूट गया है। तो फिर किस प्रकार की समस्या होती है बेटा? दूसरे घर में खाना खा लिए जाते हैं। सुना आपने, इस स्कूल में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की शिक्षा अब स्कूल के शिक्षिका लीलावती वनवासी के घर में संचालित हो रही है। स्कूल के टीचरों ने जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी मांग कई बार रखी, लेकिन अभी तक इनकी परेशानियों को दूर नहीं किया गया। अब हमारी स्कूल डिसमेंटल हो गया है, शासन अभी तक कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले 13 अगस्त को स्कूल का डिसमेंटल करा दिया गया था, पर साल भर हो गया, अभी तक ना स्वीकृति हुई हमारे स्कूल का, न कुछ नहीं। तो हम ऐसे अब झुग्गी झोपड़ी में भाई बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, इनको ना अच्छा से शिक्षा मिल पा रही है, न भाई जगह खुली रहता तो बच्चों का कुछ और मन उल्लास उनका और बढ़ता। अब क्या करें, मजबूरन बस अब इसके पर्ची उसके घर में लगा रहे हैं। सोचना चाहिए कि नहीं, जब स्कूल डिसमेंटल हो गया है तो हम कम से कम स्कूल के लिए कुछ जल्दी प्रयास करें। बहरहाल डीएम का आश्वासन जल्द ही कार्यान्वयन में तब्दील हो जाए तो यहाँ के बच्चों, पेरेंट्स से लेकर शिक्षकों की दुश्वारियाँ खत्म हो जाएंगी और बच्चे नए स्कूल बिल्डिंग में अपने सपनों का आशियाना बुन सकेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है, वह इसके जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत लखौरा के बरटोला में देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। और यहाँ पे रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।